हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। नाउ जो हमें नेक्स्ट हेडिंग डालनी है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। थोड़ा सा पहले हमें बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इस फिगर को कंसीडर करना है। इसमें ये जो डिब्बे जैसा है ये एक बैटरी है, देखी होगी आपने, नहीं तो 10 रुपये का एक सेल आता है, वो अपने आप में एक बैटरी है, मार्केट में मिल जाएगा। एवरेडी कंपनी का आता है। उसमें दो डंडियाँ होती हैं या दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, और ये कनेक्टिंग वायर है और ये एक स्विच है। यहाँ पर ये जो आपने एक बड़ा सा वायर बनाया है, यहाँ वायर मान लो चाहे बल्ब मान लो या कोई भी अप्लायंस आप इसकी जगह इमेजिन कर सकते हो। ये मैंने एक सिंपल सर्किट प्रिपेयर कर दिया है, लेकिन इतनी अच्छी ड्राइंग या बेकार जो भी कहें, ड्राइंग बार बार बनाना बोरिंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट में जो कंपोनेंट हैं, जैसे ये बैटरी है और ये वायर है, थिन वायर, ये कनेक्टिंग वायर है और ये थिक वायर है। मतलब ये कनेक्टिंग वायर नहीं बोला जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव कर रहा है। और ये एक स्विच है। इनको एक सर्किट सिंबल असाइन करेंगे तो क्या रहेगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसे एडवांस ड्राइंग बनाने की नीड नहीं होगी। हम लोग नॉर्मल सर्किट जो डायग्राम है प्रिपेयर करके एनालाइज कर पाएंगे। तो बैटरी का जो सिंबल है यहाँ पर देखिए बना हुआ है, इसकी जगह पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और इस स्विच या की जगह पे ये बना हुआ है। फिलहाल तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये ब्रोकन है, मतलब जो करंट अगर जाएगी तो यहाँ पे पास नहीं हो पाएगी, ब्रोकन वायर है वो, स्विच खुला हुआ है यू कैन से। बाकी यही सेम कहानी नीचे है, देखिए यहाँ पे स्विच क्लोज कर दिया है, नाउ सर्किट कंप्लीट हो गया है, करंट पास हो सकती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आसान सी बात है कि किसके लिए कौन सा सिंबल है। इसके लिए ये सिंबल है, इसके लिए ये सिंबल है, इसके लिए ये है या ये फिर ये है। ये तब जब स्विच आपका ओपन है, मतलब बंद है, और ये खुला है। खुला बंद स्विच या की दो बातें होती हैं ना, उसके हिसाब से बदल जाता है। इसको आप की बोलते हैं और इसको स्विच बोलते हैं। ये वो सिचुएशन है जब करंट पास नहीं हो पाएगी और ये वो सिचुएशन है जब करंट पास हो जाएगी। यहाँ पे की ये ओपन है, ये क्लोज है। यहाँ पे जो स्विच है, ये जो स्विच है ये आपका ओपन है और ये क्लोज है। इन्हीं को यूज़ करके इस वाले सर्किट को यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया गया है। यहाँ पे जो की यूज़ है ये ओपन है, यहाँ पे जो की यूज़ है वो खुली है। ये मैंने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया है। एक्चुअली हमें पढ़ना क्या था, पढ़ना था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बैकग्राउंड अभी ठीक से क्रिएट नहीं हुआ है। हमें इस सिंपल सर्किट को धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करना है। आगे हमको जब सर्किट को कॉम्प्लेक्स करना होगा तो कैसे होगा ये कॉम्प्लेक्स, या कॉम्प्लेक्स हो जाने के बाद कैसे होगा इजी, वो कॉम्बिनेशन होगा किसका, या तो रेजिस्टेंसेस बहुत सारे होंगे कंबाइन हो जाएंगे, या बैटरी होंगी बहुत सारी कंबाइन हो जाएंगी। तो जो बैटरी बहुत सारी कंबाइन हो जाएंगी तो उसको एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करने की नीड आएगी, तो हेडिंग डल जाएगी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब रेजिस्टेंसेस बहुत सारे हो जाएंगे और कंबाइन हो जाएंगे तो उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने की नीड होगी, तो हेडिंग हो जाएगी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या रजिस्टर्स। आई होप समझ में आया। तो जो सुपर कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होंगे और बहुत सारी बैटरी भी होंगी, लेकिन अभी हमें सुपर कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, धीरे धीरे सर्किट को कॉम्प्लेक्स करना है। बैटरी हम बहुत सारी नहीं लाएंगे, बैटरी एक ही रखेंगे, बस रेजिस्टेंसेस बहुत सारे हो जाएंगे और उनको कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के बाद जब बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे उनको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने का मेथड हमें इसी हेडिंग में सीखना है। क्लियर हुआ?
तो अब बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है। अब आप मान सकते हैं कि सही मायने में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या रजिस्टर्स हेडिंग डली हुई है। पहले आपने अगर डाल रखी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट किया गया है। अब आप अगर पहले हेडिंग डाल रखें तो मत डालिएगा, ठीक। रीडिंग कर लिए। देखिए लिखा है रजिस्टर्स हैव 2 टर्मिनल्स। ये तो बच्चों वाली बात है, सब जानते हैं, लेकिन है काम की। रजिस्टेंस के 2 टर्मिनल हैं, इससे हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि इसके क्रॉस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं, ज़रूर आप उन्हें फोकस कर लिया करो, क्योंकि हमें भविष्य में, अभी मैंने आपको बताया, बैटरी लगानी है, तो 2 टर्मिनल ढूंढने पड़ते हैं जिनके अक्रॉस बैटरी लगानी है। तो रजिस्टेंस में 2 टर्मिनल होते हैं, आसानी से दिख जाते हैं, तो हमें उसके अक्रॉस बैटरी लगा देनी होती है। मोरोवर जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन में भी 2 ही टर्मिनल होंगे, तो अक्रॉस दैट टर्मिनल बैटरी लगा देनी होती है। मतलब हमारा ऑलवेज फोकस 2 टर्मिनल या उन 2 टर्मिनल पर रहेगा जिनके अक्रॉस बैटरी या तो रियलिटी में लगनी है, या हम प्लस माइनस करके छोड़ देंगे, बैटरी मेंटली लगा लेंगे और एक्चुअली नहीं लगाएंगे, एक्चुअली भी लगा सकते हैं। कुल मिला करके 2 टर्मिनल वाली बात इतनी हल्की नहीं है। एग्ज़ाम में ये छोटी सी बात बहुत भारी पड़ जाती है। अभी थोड़ी देर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को कहा जाएगा, बच्चा क्वेश्चन आया नहीं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने लग गया। वो नहीं देख रहा है कि कौन से 2 टर्मिनल के बीच में निकालनी है। तो 2 टर्मिनल, ये वर्ड आसान लग रहा है काम का। ऑलवेज फोकस ऑन 2 टर्मिनल्स, अक्रॉस देम यू आइदर हैव टू कनेक्ट बैटरी इमेजिनरी और इन रियलिटी, ठीक। तो सेवरल रेजिस्टेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन सेवरल वेज, लिखा हुआ है सेवरल रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन सेवरल वेज। मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस बहुत सारे तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन विल ऑल्सो हैव 2 टर्मिनल। तो यहाँ पे अगेन 2 टर्मिनल पर स्ट्रेस दिया गया है। आउट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम्स आर, व्हाट इज इट मीन? एक्सट्रीम का मतलब है कि रेजिस्टेंसेस क्या, अभी हम जब इफ़ेक्टिव वैल्यू निकालेंगे तो इफ़ेक्टिव वैल्यू बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन हैं उनमें से किसी एक का लोवेस्ट आएगा और किसी एक का हाईएस्ट आएगा। तो आउट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन यहाँ इसीलिए लिखा गया एक्सट्रीम्स आर, ये लोअर एक्सट्रीम या अपर एक्सट्रीम। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब नेट रेजिस्टेंस आएगा या इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा या ऑफर्ड रेजिस्टेंस बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो लोवेस्ट होता है, मिनिमम होता है। और इसके बाद जो सेवरल रेजिस्टेंसेस सेवरल प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं, सेवरल प्रकार का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी कॉम्बिनेशंस में से सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसका जो ऑफर्ड रेजिस्टेंस होता है या इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस होता है या नेट रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, ये अपर एक्सट्रीम है। बाकी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं या जानेंगे या नहीं जानेंगे, वो सब बिटवीन दिस टू लाई करते हैं। कुछ के नाम ऐसे ही हम उठ पटांग के लिए ले रहे हैं, व्हीट स्टोन ले लो, स्टार डेल्टा ले लो, ब्ला 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 ब्ला। वो नॉट नीड टू गो इन डिटेल, क्योंकि हमने बाउंड्री फिक्स कर दी। बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, सीरीज में कंबाइन करोगे अपर एक्सट्रीम पे पहुंच जाओगे, पैरेलल में कंबाइन करोगे लोअर एक्सट्रीम में पहुंच जाओगे, ऑल अदर कॉम्बिनेशंस आर इन बिटवीन, राइट। नाउ देखिए हमारे पास में ये 3 रेजिस्टेंस है। हमने इतनी मेहनत करके दोबारा से देखो इन्हें फिर बनाया। बस क्या किया, 2 टर्मिनल हमने उनके मार्क किए हैं। ये 2 टर्मिनल बहुत काम का वर्ड है, मैंने आपको जोर दिया कि बच्चा क्या है ना, एग्ज़ाम में यही नहीं रीड करता कि कौन से 2 टर्मिनल के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट। इसलिए 2 टर्मिनल आपको हमेशा फोकस करके रखने हैं जिनके अक्रॉस बैटरी या तो असलियत में लगानी है या केवल इमेजिन करनी है, वट एवर, बट ऑलवेज यू हैव टू फोकस 2 टर्मिनल। फ्यूचर में माइट भी पोलरिटी मार्क करने के पॉइंट से भी काम आएगा, प्लस माइनस। ये लिखा है नेमिंग टर्मिनल इज रिकमेंडेड सो एज टू रियलाइज बैटरी कनेक्शन एंड पोलरिटी। प्लस माइनस या बैटरी वगैरह
अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल वगैरह की बेहतर हो, इसके लिए जो टर्मिनल्स हैं उनके नामकरण करना, उनका नाम रखना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए बोला गया है नेमिंग टर्मिनल्स इज़ रिकमेंडेड। नाउ सीरीज एंड पैरेलल, ये जो दो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये 3 रेजिस्टेंस हमने पिक किए, एक ये, एक ये, एक ये। पहला वाला रेजिस्टेंस, इसका स्टार्टिंग A1 है एंड B1 है। दूसरा स्टार्ट A2 एंड B2, स्टार्ट A3 एंड B3। ठीक है। तो जब सीरीज में कंबाइन करना होता है और चाहे पैरेलल में करना हो, पहले तो हमें वो 2 टर्मिनल बना लेने हैं जिनके अक्रॉस बैटरी लगेगी। ये है A, ये है B। इनके अक्रॉस बैटरी आप मान सकते हो और इसी के बीच में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आएगा। ये वो 2 टर्मिनल हैं A एंड B, इन्हीं के बीच में बैटरी लगेगी और इन्हीं के बीच में वो रेजिस्टेंसेस आएंगे। ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों ऐसे लगाया आपने। इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अगर बैटरी लगाने को कोई कह रहा है, या इस कॉम्बिनेशन के जो 2 टर्मिनल्स हैं, दीज आर A एंड B, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कोई बैटरी लगाने को कह रहा है, या इस कॉम्बिनेशन के जो 2 टर्मिनल्स हैं, दीज आर A एंड B, तो A एंड B मैंने यहाँ पे मार्क किया। नाउ हम सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो देखिए, पहला वाला रेजिस्टेंस हम पिक करेंगे, दैट वन। इसका A1 A से जोड़ देंगे और पहला रेजिस्टेंस B1 पे ख़त्म हो जाएगा। जहाँ से पहला रेजिस्टेंस ख़त्म होगा वहीं से दूसरा रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा। पहला रेजिस्टेंस B1 पे फिनिश हुआ है और दूसरा रेजिस्टेंस यानी कि A2 वहीं से स्टार्ट हो गया है, और दूसरा रेजिस्टेंस B2 पे ख़त्म हुआ है और वहीं से तीसरा स्टार्ट हुआ है A3। इसके बाद जहाँ से तीसरा ख़त्म हुआ है, अगर चौथा होता तो वहीं से स्टार्ट करते, नहीं है तो उसको B से जोड़ दिया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ। पैरेलल देखिए, पैरेलल में सारे ही रेजिस्टेंसेस के स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। व्हाट इज इट मीन? पहले रेजिस्टेंस का पहला, दूसरे रेजिस्टेंस का पहला, तीसरे रेजिस्टेंस का पहला, सारे के सारे A से जुड़ जाएंगे आके, और सारे ही रेजिस्टेंस के फिनिश एंड ये भी कॉमन हो जाएंगे। B1, B2, B3 ये सब के सब B से आके जुड़ जाएंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इफ बैटरी रिक्वायर्ड देन वी कैन कनेक्ट बिटवीन A एंड B। If battery required, we can connect in between A and B. If in reality battery is not there, we can mark here plus minus, here plus minus. Indivisible resistance में यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर हुआ? नाउ इस लाइन को रीड करिए। सर्किट डायग्राम आर ओनली फॉर इंडिकेटिव पर्पस। In reality, series parallel connections are identified by distribution of current and voltage। क्या मतलब है इसका? जो देखने में ये सीरीज लग रहा है ये पैरेलल भी हो सकता है, और जो देखने में पैरेलल लग रहा है वो सीरीज भी हो सकता है। बस थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, उसको आप जज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 रेजिस्टेंस बनाए, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। आपको लगेगा इसकी शक्ल तो इससे मैच हो रही है, ये पैरेलल में है, लेकिन नहीं, ये सीरीज़ में हो जाएंगे। देखिए मैंने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हो गया A, ये हो गया B। ये आपके सीरीज़ में ही है, पैरेलल में नहीं है। मतलब मेरे कहने का शक्ल पे मत जाइएगा। जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए तो, इजी क्वेश्चन में तो शक्ल देख के पता चल जाएगा।
कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में शक्ल देख के मत आप समझिएगा कि सीरीज या पैरेलल है। करंट एंड वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्लियरिटी आएगी कि यह सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल। जो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भविष्य में ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे कि यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, राइट, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो तीनों है ना सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है। विशेष चर्चा करेंगे इसकी, बट अभी नहीं, लेटर ऑन। अभी तो बस जो मैं कह रहा हूँ उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि शक्ल जो देख के आप सीरीज पैरेलल कर रहे हो, इजी क्वेश्चन में, एवरेज क्वेश्चन में चलेगा, बट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में कहानी गलत हो सकती है। करंट एंड वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेटरी है, तब जाके कहानी एक्चुअली क्लियर होगी। शक्ल जो है, इनकी जो फिगर्स हैं, दे आर ओनली फॉर इंडिकेटिव पर्पस। नाउ जब हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन करंट और वोल्टेज का कर लेंगे तो ही क्लियरिटी आएगी, तो फिर कर लेते हैं, देखते हैं क्या है कंसेप्ट पोटेंशियल के डिस्ट्रीब्यूशन का और क्या है करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये तीनों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज में है। यहाँ पे ये तीनों पैरेलल में है, राइट। वी हैव टू लुक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल। प्लस माइनस मार्क करना मैंने सिखाया। ए विल बी प्लस, बी विल बी माइनस, सेम हियर। प्लस मतलब हाई वोल्टेज, सपोज रैंडम वैल्यू है ये 11 एंड बी सपोज 0, एंड सेम ओवर हियर, राइट। नाउ यहाँ ए से हम चले A1 पर आए। बताइए ए और A1 के बीच में क्या कोई रेजिस्टेंस आया है? नहीं आया है ना। R 0 है ना। R तो है बिटवीन A1 एंड B1, बट नो रेजिस्टेंस इन बिटवीन A एंड A1, सो V will be IR will be 0. What does it mean? No potential drop in between A and A1. ये कहानी में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हेडिंग वॉज कनेक्टिंग वायर एंड ब्रोकन वायर। दैट टाइम मैंने कहा था, आपको याद करना है कि कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं आता है। V कितना होता है? 0। मीनिंग इसका यह है कि अगर A का वैल्यू पोटेंशियल का 11 है, 11 है, तो A1 का भी वही होगा। कोई ड्रॉप नहीं आएगा, कोई इनके बीच में अंतर नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। यानी कि हम A से जा रहे हैं A1 तक, पोटेंशियल 11 ही रहेगा। लेकिन A1 से अगर हम B1 पर आ गए, बीच में रेजिस्टेंस मिल गया है, यहाँ पोटेंशियल चेंज हो सकता है, और अगर करंट है तो चेंज होगा, क्योंकि I भी है यहाँ और R भी है यहाँ, तो V बराबर IR ये होगा। यहाँ रैंडम वैल्यू मैंने ले ली B1 पर की, B1 पर का वोल्टेज मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया, बस कम कर देना। प्लस से माइनस का मतलब ही ये है कि जाते वक्त V को कम करते जाना है। यहाँ पर मैंने 11 से 9 ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ तब भी समझ आएगा। अब बताओ B1 से A2 तक के बीच में क्या कोई V ड्रॉप इन पोटेंशियल आएगा? नहीं। कनेक्टिंग वायर, नो ड्रॉप। यहाँ जो 9 है तो यहाँ भी 9 होगा। नाउ A2 से B2 आई है, बीच में रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। आपने कोई दूसरी रैंडम वैल्यू ले लेनी है कम करके, मैंने 6 ले ली। अब B2 पे 6 है, A3 पे ये भी 6 होगी, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम होगा, ड्रॉप नहीं होगा। कनेक्टिंग वायर है, R 0 है, V 0 है। यहाँ से यहाँ आएंगे, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। यहाँ रैंडम वैल्यू मत लेना, क्योंकि आप B पे 0 ले चुके हो, तो फिर B3 पे 0 ही लेना होगा, क्योंकि
रूल कि B3 और B के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होगा, कोई पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होगा, मतलब जो B का होगा वही B3 का होगा। तो अभी तक आपको जो सबसे अच्छी बात समझ में आई वो ये कि रेजिस्टेंस आया बीच में तो पोटेंशियल में ड्रॉप हो जाएगा, नहीं आया कनेक्टिंग वायर है तो पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होगा, जितना है पोटेंशियल उतना ही बना रहेगा। ठीक, यहाँ पे देखो, ये मतलब मैंने जो 11 और 0 माने, कैसे माने, ये बैटरी है जिसे आप मान सकते हो यहाँ से कनेक्टेड, नहीं भी मान सकते हो, वही कहानी यहाँ पे भी है। 11 वोल्ट की बैटरी आप अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन अगर कनेक्टेड मान लो तो बैटरी के जो मैंने कंसेप्ट समझाए थे वो ये कहते हैं कि इधर 11 और इधर 0 माना जा सकता है, मैंने मान लिया। अब बताओ A पॉइंट 11 वोल्ट पे है, क्या A और A1 के बीच में कोई रजिस्टेंस है? नहीं। एवरीवेयर वी हैव 11, सेम ओवर हियर 11। ये सारे पॉइंट 11 वोल्ट पर होंगे, ये सारे 11 वोल्ट पे होंगे, ये सारे 11 वोल्ट पे होंगे। A1 का वैल्यू 11 वोल्ट है, B1 का कितना होगा? B1 A1 का आपने कहा 11 वोल्ट है, A1 से B1 की तरफ जाओ, रास्ते में रेजिस्टेंस आ रहा है, आप लेफ्ट में देख रहे हो प्लस है, राइट में देख रहे हो माइनस है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, रास्ते में रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल कम हो जाएगा। यहाँ आपको 11 से कोई कम वैल्यू माननी है और हमें अब यहाँ 0 ही माननी पड़ेगी क्योंकि हमने B पर 0 माना था। तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ जो 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ ये सब 0 पर होंगे। मतलब B1, B2, B3 एंड B all will be at 0 potency whereas A, A1, A2, A3 will be at 11 volt. Now think, what is the potential drop in R1? A1, B1, 11 और 0 के बीच में अंतर कितना आएगा? 11 वोल्ट। A2 और B2 के बीच में अंतर कितना आएगा? 11 और 0 के बीच में 11। इसके और इसके बीच में A3 और B3 के बीच में अंतर कितना आएगा? 11 और 0, 11 वोल्ट। और इस कॉम्बिनेशन को अगर हम एक सिंगल वैल्यू असाइन करने के मूड में हैं तो ये जो मैंने बनाया है इसके इधर कितना वोल्टेज है, इसके इधर कितना वोल्टेज है, इधर 11 है, इधर 0 है, इधर 11 है, इधर 0 है। कॉम्बिनेशन ध्यान दो, मैंने ये नहीं पूछा कि इस रेजिस्टेंस में कितना है, वो तो 11 था, इस रेजिस्टेंस में कितना है, वो भी 11 था, इस रेजिस्टेंस में कितना है, वो भी 11 था। इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वो भी 11 माइनस 0 11 ही है। तो आप कह सकते हो क्या कि V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। क्या मतलब है इसका? पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप इन R1, ड्रॉप इन R2, ड्रॉप इन R3, PD इन R1, PD इन R2, PD इन R3, वोल्टेज इन R1, वोल्टेज इन R2, वोल्टेज इन R3, V1, V2, V3 ये बराबर होंगे। और होगा कितना? जितना इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है या जितने वोल्ट की बैटरी लगाई है। ये इक्वेशन आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। नाउ क्या यहाँ पे भी ऐसी ही कहानी है? कतई नहीं। ये है आपका R1 के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, ड्रॉप कितना है, वोल्टेज कितना है, 11 माइनस 9, ये है 11, ये है 9, कितना आएगा? 2 वोल्ट के बराबर। व्हाट अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप इन R2, वोल्टेज इन R2, A2 और B2 के बीच में कितना है अंतर? 9 और 6 के बीच में कितना है अंतर? 3 वोल्ट। नाउ वोल्टेज इन R3 विल बी हाउ मच? थिंक, A3, B3, 6 और 0, ये आ गया 6 वोल्ट। क्या V1, V2, V3 ये बराबर हैं? यहाँ तो नहीं है। अच्छा, V कितना है यहाँ? V का मतलब
इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लेफ्ट में 11, इसके राइट में 0, 11 माइनस 0 ये हो गया 11। तो ये जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल ये 11 है, और R1 में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। जोड़ो तो सही सारे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 3 5 6 11, और टोटल के अक्रॉस वो भी 11। तो आपको हल्का सा आई की यूज़ करके क्लियर हो गया होगा कि जो टोटल पोटेंशियल है यहाँ V, उसके यहाँ 3 हिस्से हुए हैं, कुछ इसमें आया, कुछ इसमें आया, कुछ उसमें आया। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, जो बराबर हो भी सकते हैं, कभी जदा कदा हुए तो हुए, मैं ऑलवेज नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। V1 V2 V3, खास बात ये रहेगी कि जोड़ दो तो टोटल के बराबर आ जाएगा। तो इसको याद करते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से कि जब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सीरीज में वो डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, और पैरेलल में वो सब में एक बराबर आता है। देखो ऐसा ही लिखा होगा कुछ, रीडिंग करते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप विल नॉट ड्रॉप दैट इज V0 इन कनेक्टिंग वायर। ये वो सारी बातें हैं जो मैंने समझाते समय बताई हैं और नोट नहीं कराया है, तो ये मैंने नोट कर दिया कि V विल बी 0 इन कनेक्टिंग वायर। पोटेंशियल ड्रॉप इफ रजिस्टर I नॉट इज 0 कमिंग इन पाथ। पोटेंशियल विल ड्रॉप इन रजिस्टर, यहाँ इफ लिख गया है, अच्छा इफ सही है, इफ रजिस्टर कमिंग इन पाथ। इसका हिंदी तात्पर्य, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है, कि रास्ते में रजिस्टेंस आ जाए कोई, और जो अगर उसमें करंट हो तो फिर वहाँ पर पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। फॉर एग्जांपल करंट बनी नहीं है, यहाँ पे सारे ही रजिस्टेंस में करंट है, तो रास्ते में आप जा रहे हो A से A1, करंट सॉरी रजिस्टेंस नहीं है, लेकिन A1 से जब B1 आए तो करंट भी है और रजिस्टेंस भी है, तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। मतलब जाते टाइम रास्ते में रजिस्टेंस आया तो पोटेंशियल बदलेगा। और क्या रियलाइज हुआ, इन पैरेलल पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम बट इन सीरीज इट इज एडेबल। तात्पर्य है कि पैरेलल में 11 वोल्ट कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी आया, देख लो, यही R1 में आया, यही R2 में आया, यही R3 में आया, बट सीरीज में 11 जो है वो डिवाइड हो गया 3 हिस्सों में। तो ये देखो आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया पोटेंशियल 3 हिस्सों में, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इक्वेशन विल बी इन सीरीज, दिस विल बी इन पैरेलल। पोटेंशियल सेम रहता है। जब आप बहुत एडवांस हो जाएंगे तो क्या कहेंगे कि KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या है ये? बहुत हो हल्ला होता है कि किरचॉफ लॉ नहीं समझ आता, हमको नहीं समझ आता। अरे समझना ही नहीं है, नथिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो आपने लिखा है ना यहाँ, इसी को बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया जाता है तो उसे KVL कह दिया जाता है। अब फिर इससे भी कॉम्प्लेक्स कहानी आती है, पोटेंशियल ड्रॉप मेथड, वो इस KVL का एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन बेसिक क्या है? बेसिक है दिस वन इन सीरीज एंड दैट वन इन पैरेलल। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, निष्कर्ष ये निकला है कि सीरीज में बट जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 V के बराबर रहेगा, और पैरेलल में कांस्टेंट रहेगा। नाउ हम बात करेंगे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की। ये है सीरीज, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई है, अजीब प्रकार की बैटरी है, डरना नहीं है। ऊपर जो बैटरी थी उसका मकसद था इन दो पॉइंट्स के बीच में 11 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाना, और इधर जो बैटरी है इसका मकसद है अपने से 6 एम्पियर की करंट को छोड़ देना। तो ये 6 एम्पियर की करंट छोड़ दिया, A पर पहुंची, मतलब A पॉइंट से 6 एम्पियर की करंट एंटर हो रही है। जाने दो। क्या कहीं ऐसा हुआ है कि रूट ब्रेक हुआ हो? I mean, जब करंट ये
ए से पहुंची A1 पे, तो A1 पे क्या ऐसा है कि ऊपर ही एक रजिस्टेंस है? नहीं है ना। जो होता तो करंट वहाँ जाने के बारे में सोचती, लेकिन नहीं है तो नहीं जाएगी। जैसे A1 पे पहुंची उतनी ही B1 B2 A2 सब वैसे ही चलती चली जाएगी। मतलब ये जो 6 एम्पियर की करंट है, यही करंट यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। I1 I2 I3 all will be 6 ampere. And now what will be the current across the combination? If we treat with single resistance, तो इसमें कितनी करंट जाएगी? यही 6 एम्पियर की करंट तो जाएगी। तो 6 एम्पियर I1 I2 I3 I, यहाँ पे कहा जा सकता है कि I will be I1 will be I2 will be I3। I1 का मतलब करंट इन R1, I2 करंट इन R2, I3 करंट इन R3 एंड व्हाट इज I? करंट इन कॉम्बिनेशन। सबके सब यहाँ 6 के बराबर है। तो यहाँ पोटेंशियल सेम नहीं है। पोटेंशियल सेम याद करो, वो तो पैरेलल में था। सीरीज में क्या सेम है? सीरीज में करंट सेम जाएगी हर एक में। नाउ व्हाट अबाउट करंट हियर? 6 एम्पियर की करंट जो यहाँ घुसेगी, अब यहाँ है ऐसा कैसा कि आगे जाते वक्त 3 रास्ते हैं, उसको सब में वो थोड़ा थोड़ा चल लेगी। इसमें सोचो जो 3 एम्पियर गई, इसमें सोचो 2 एम्पियर गई, और हमको यहाँ नहीं पता कितनी गई, तो सोचो कितनी गई। आप बोलोगे सर 6 एम्पियर आई थी तो 6 एम्पियर जाएगी। ये कैसे पता चला? ये भी बड़ी आसान बात है। चार्ज, क्या चीज़? चार्ज। इसी का फ्लो तो करंट होता है, और चार्ज कंजर्व होता है। मतलब जितना आएगा उतना जाएगा। जो अगर आया कम तो ज़्यादा कैसे चला जाएगा? एक्स्ट्रा आया कहाँ से? और जो अगर आया ज़्यादा और गया कम, इसका मतलब वहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा चार्ज। ना कहीं किसी पॉइंट पे चार्ज कम होते खाली होना है, ना चार्ज एक्यूमुलेट होना है। जितना आएगा उतना जाएगा। इसलिए जो 6 एम्पियर आप घुसाए हो, 3 इधर 2 इधर घुसा दिए, तो इधर एक ही बनेगा, क्योंकि 3 + 2 + 1 जोड़ के देख लो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निष्कर्ष क्या निकाले कि जो I होगा, जो I1 होगा, जो I2 होगा, जो I3 होगा, बराबर नहीं होंगे, लेकिन तीनों को जोड़ दें तो I के बराबर आ जाएगा। व्हाट इज I1? I1 इज करंट इन R1, I2 करंट इन R2, I3 करंट इन R3 एंड व्हाट इज I? या तो ये कहो कि सोर्स के द्वारा जो करंट डिलीवर की गई, या इसको अगर आप एक सिंगल रेजिस्टेंस से मान कर चलो, कॉम्बिनेशन के कोई एक सिंगल रेजिस्टेंस इमेजिन करके चलो, तो उसमें जितनी करंट जाएगी ये वाली, दैट इज 6, दैट इज I। तो I बराबर I1 + I2 + I3 इन पैरेलल। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ सी few points over here. Current will not change, that is I equal to 0 in broken wire. ये वही बात कहना चाह रहे हैं कि जैसे सीरीज में आपने ऊपर बोला था कि कनेक्टिंग वायर में क्या है ना कि पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होता, V0 होता है। वैसे ब्रोकन वायर में करंट 0 होती है। मतलब ये है, इसी को घुमा फिरा के बोल दिया है इन्होंने कि यहाँ पे अगर कोई तार लगा भी है लेकिन वो टूटा है तो वहाँ करंट नहीं जाएगी। क्या मतलब है? ऐसे मान लो रेजिस्टेंस बना है, हमने अभी कहा था करंट चली जाएगी, लेकिन अगर ये टूटा है, ब्रोकन है, तो करंट नहीं जाएगी। मतलब करंट दूसरे रूट को फॉलो करेगी अगर रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो, लेकिन अगर ब्रोकन है तो फिर नहीं। आगे लिखा है करंट विल चेंज इफ रजिस्टर कमिंग इन पाथ। इसका मतलब क्या है कि आगे यहाँ से करंट जा रही है, सीधे ऐसे जा रही थी, लेकिन अगर रास्ते में एक ऊपर नीचे ऐसे रेजिस्टेंस आ जाए तो करंट डिवाइड हो जाएगी। वही बात है,
यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स कर दी है, ये बात आसानी से समझ आई। इन सीरीज करंट इज सेम बट इन पैरेलल इट इज एडेबल। एक्चुअली मेरा कंसर्न ये रहा है कि ये लैंग्वेज इससे एनालॉजी बना ले, इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो गई है। बाकी समझ में तो आपको सभी कुछ आ गया होगा, इसलिए इन लैंग्वेज पे ना जाइए, जो मैंने वर्डिंग दी है उनको समझिए, जो मैं समझा रहा हूँ वो बस देखिए समझ आ रहा है कि नहीं। आपको सब आसानी से क्वेश्चन वगैरह हो जाने हैं। तो ये इक्वेशन कहाँ है? सीरीज में। पैरेलल में क्या है? दैट वन। नाउ यहाँ पर जैसा ये लिखा है I1 + I2 + I3 जोड़ करके टोटल के बराबर आ रहा है, इसको बोलेंगे एडेबल। करंट एडेबल है, पोटेंशियल ये भी एडेबल है, लेकिन कब, कौन, कहाँ? एक्चुअली कोई चीज़ या तो कांस्टेंट है या तो एडेबल है। अगर हम सीरीज में बात करें तो सीरीज में करंट सेम है, पोटेंशियल चेक करो एडेबल था, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, करंट देख रहे हैं आप वो एडेबल है। अब इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा चढ़ा करके जब लिखा जाएगा तो ये KCL बन जाएगा, और बढ़ा चढ़ा देंगे तो ये नोडल एनालिसिस बन जाएगी। ये इम्पोर्टेंट लिख लो, ये जेई में एडवांस में इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नाउ हेंस करेक्ट वे टू आइडेंटिफाई द सीरीज कनेक्शन इज टू चेक वेदर करंट इज सेम और नॉट। अभी मैंने ऊपर कहा कि जो शकल है उसको देख के ना पता लगाएं आप कि ये जो रजिस्टेंसेज हैं सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल। आसान क्वेश्चन में तो चलेगा, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन दे दिया है तो फिर आपको सीरीज और पैरेलल की अंडरस्टैंडिंग के लिए करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी करना है, कर लीजिए। और फिर ये देखिए, अगर करंट सब में सेम जा रही है तो कह देना मालिक यहाँ सीरीज है, और जब पोटेंशियल सब में सेम बैठ जा रहा है पोटेंशियल ड्रॉप, तो कह देना मालिक यहाँ पोटेंशियल सेम है सब में, ये दिखाई जैसा भी दे रहा हो, आई डोंट केयर, ये है पैरेलल। ठीक। नाउ वी हैव नेक्स्ट हेडिंग दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई होप ये आपको समझ में सब आया होगा, बट रजिस्टर करने में दिमाग में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले रहा हूँ। हम लोग अगली क्लास में इस हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप चीज़ों को दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।